हेलो एवरीबॉडी। हम लोगों ने लास्ट सेशन में देखा हुआ था कि चार्जेस क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं और वो किस तरीके से बिहेव कर रहे थे। एक छोटी सी चीज़ होती है इंडक्शन। देखिए, हमने मटेरियल्स के बीच में ट्रांसफ़र जो है कुछ ही चीज़ों में समझा है। लेट्स सी वो ट्रांसफर क्या क्या होते हैं। हमने समझा है, वी हैड जस्ट स्टडीड दैट the things could be transferred in three forms, basic three methods: by conduction, direct to direct contact with the body; by convection, when the body just goes to the source itself, takes the energy and comes back; and radiation, when the energy is directly being given from the source to the needy to the object. तो बेसिकली एक चीज होती है इंडक्शन, इट जस्ट कम्स इन द केस ऑफ चार्जेस। मान लो सपोज दैट कि कोई बॉडी है, वो इस टाइम पे न्यूट्रल कंडीशन में है, इस पे जो भी पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। द बॉडी इज हैविंग सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव चार्ज। हमने क्या किया है, यहाँ पर एक दूसरी बॉडी लेके आए हैं जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ओके, व्हाट इट विल डू, ये इसके पास में जब लाओगे, टच नहीं कराया हमने, कांटेक्ट में नहीं आया, इट इज जस्ट केम नियर बाय टू दिस वन। What it will do, it will just attract the same amount of negative charge and oppose the same amount of like charge, that is positive. अब हमने क्या किया, इसमें और पॉजिटिव चार्ज आ रहा, तो इसने और नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट किया एंड मोर पॉजिटिव चार्ज इज बीन शिफ्टेड टू दैट साइड। फिर हमने इसको अर्थिंग दे दी, अर्थिंग कर दिया, तो उससे क्या हुआ, अर्थ इज बेसिक, इट इज हैविंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। तो ये क्या करता है, इसको इलेक्ट्रॉन्स देता है और ये पॉजिटिव चार्ज इसमें चला जाता है, इट गेट्स ट्रांसफर्ड टू द अर्थ। और उसके बाद हमने इस अर्थिंग को हटा दिया, अर्थिंग लाइन को। नाउ इट इज टोटली बीन नेगेटिवली चार्ज। ये जो पूरी बॉडी है इससे सिर्फ नेगेटिव चार्ज बचा हुआ है, पॉजिटिव कहाँ गया, अर्थ में, और इसको हटा दो। अब अगर हम इसे हटा भी दें तो ये पूरी बॉडी कैसी चार्ज इस टाइम पे, नेगेटिव। तो व्हाट वी आर वाचिंग ऑब्जर्विंग इज दैट कि whenever a positive charge body is just came nearby to the another body, neutral body itself, though the negative charge has been came to the one side and the positive charge to the another side, and by using earthing the whole of the body was being negatively charged without any direct contact। ये चार्ज हो गई बॉडी, कैसी, नेगेटिवली चार्ज्ड। सो दिस टाइप ऑफ चार्जिंग इज कॉल्ड एज इंडक्शन। एक छोटा सा पार्ट था, समझने के लिए जरूरी था क्योंकि इसका यूज आगे जाके हो सकता है। तो by induction any of the body could be charged without direct contact to any other charged body। ठीक है, come to the important law from this chapter to be called as Coulomb's law। Coulomb's law बेसिकली किसी भी दो पॉइंट चार्जेस के बीच में एप्लीकेबल होने वाले फोर्स के बारे में बताता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने आपको बताया कि द बॉडी गेट्स इलेक्ट्रिफाइड, इट गेट्स चार्ज्ड, इट अपोजेस द अदर चार्ज बॉडी। तो बेसिकली कूलम्ब्स लॉ क्या करता है, हमें वही पॉइंट चार्जेस के बीच में जो इफेक्टिव फोर्स वो एक दूसरे के ऊपर अप्लाई कर रहे होंगे वो उसके बारे में बताता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ एनी वन चार्ज इज बीइंग केप्ट एट पॉइंट ए, दैट इज Q1, मान लेते हैं B पॉइंट पे एक दूसरा चार्ज रखा हुआ है, दैट इज Q2, and the distance between these two charges is r, then the force of attraction or repulsion acting in between these two point charges is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them। अच्छा, इसको देखते हुए आपको याद आया होगा कि whenever any body is inversely proportional to the square of any other different quantity, then it obeys inverse square law। तो by these two statements we could say as the force of attraction or repulsion between any of the two bodies is proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them। See, this is Coulomb's law। जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो यहाँ पे एक साइन लगता है कांस्टेंट का, कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी आता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज एप्सिलॉन, ठीक है, एक एप्सिलॉन नॉट लगता है। इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। इसको एक बाद में समझेंगे। तो अगर हम यहाँ पे K की वैल्यू रिप्लेस करते हैं तो इट विल बिकम एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। सी, दिस इज द ओवरऑल कूलम्ब्स लॉ। ये कूलम्ब्स लॉ होता है।
जहां पे हमने देखा हुआ कि अगर कभी भी आपने 2 पॉइंट चार्जेस को प्लेस किया हुआ है किसी भी डिस्टेंस r पे, तो जो भी उस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लग रहा होता है वो बेसिकली इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, लाइक दिस। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगा है, जब हमने ये प्रोपोर्शनल साइन हटाया हुआ है, उसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। एप्सिलॉन एक टाइप का इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होता है। सी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इज बेसिकली द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम इन विच एनी ऑफ द टू बॉडीज आर बीइंग केप्ट, तो उसके बीच में कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है वो ये बताता है। या आप ये कह सकते हो कि ये बताता है कि कोई बॉडी किस लिमिट तक इलेक्ट्रीफाई हो सकता है, बेसिकली वो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी बताता है। इसकी अपनी वैल्यू होती है, जो एप्सिलॉन होता है इसकी अपनी एक वैल्यू होती है, ये एक कांस्टेंट टर्म है, दैट इज जस्ट इक्वल्स टू 8.85 into 10 की पावर माइनस का 12। दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। अगर हम इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट अप करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पे, तो इट बिकम 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैंने आपको बताई है। अगर ऐसा हो तो इस पूरे की वैल्यू आती है 9 into 10 की पावर 9 न्यूटन, लाइक दिस। तो बेसिकली दिस इज द वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है दिस मच। दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। दिस इज कूलम्ब्स लॉ, मतलब कि ये आपको अगर याद हो, हमारे पास में एक लॉ होता था ग्रेविटेशन लॉ, वो भी कुछ कुछ ऐसे ही दिखता था। तो बेसिकली कूलम्ब्स लॉ इज क्वाइट सिमिलर टू दैट वन। अभी उसकी सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज हम लोग अभी बाद में देख लेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट। अच्छा, एक चीज और है, अगर हम यहाँ पर Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू 1 कूलम कर लें और r स्क्वायर की भी वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर कर लें, तो व्हाट वी विल गेट एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर होता था। तो इसकी पूरी वैल्यू कैसे हो जाएगी, f इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू थी 9 into 10 की पावर 9, इसकी वैल्यू 1 into 1/1, तो ओवरऑल f की वैल्यू हो जाएगी 9 into 10 की पावर 9 न्यूटन। तो अब हम यहाँ से फोर्स की जो यूनिट होती है उसको आप डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि उतना फोर्स जो, मतलब कि अगर किसी भी दो चार्जेस को, सिमिलर चार्जेस को एक दूसरे से 1 मीटर डिस्टेंस पे रखते हैं, तो उस पर 9 into 10 की पावर 9 न्यूटन का जो वैल्यू लगता है दैट इज इक्वल टू 1, दैट इज इक्वल टू द न्यूटन 1। या फिर आप ये कह सकते हो कि 1 जो यहाँ से आप कूलम की भी वैल्यू बता सकते हो कि 1 कूलम इज दैट मच चार्ज विच जस्ट रिपल्स एनी ऑफ द टू चार्जेस with a value of 9 into 10 की power 9 when kept at 1 meter from each other, 1 meter from each other, it is not square, यहाँ पे है 1 meter from each other। तो basically this is all about Coulomb's law। ये तो स्टेटमेंट है नॉर्मल। आप अगर जब आपका पेपर में आता है तो आपको Coulomb's law के टाइम पे आपको उसको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा और आपको डेरिवेशन यहाँ तक लिखना पड़ेगा कि इतनी वैल्यू होती है। कांस्टेंट की वैल्यूज आप लिख के बता सकते हो, लेकिन यहाँ तक अगर आप लिख दोगे तो आपका वो स्टेटमेंट पूरा हो जाएगा, क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। कूलम्ब्स लॉ ऐसे कम पूछा जाता है। कूलम्ब्स लॉ को बेसिकली उसके वेक्टर फॉर्म में पूछते हैं। तो सी हाउ इट कुड बी एक्सप्लेन इट्स वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ पढ़ने के अपने ही मेथड्स होते हैं, अपने तरीके। सी सपोज अ पॉइंट charge is having Q1 and another point charge is Q2 at point A and at point B kept at a distance r from each other। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखना, अगर Q2 पे Q1 की तरफ से फोर्स लग रहा है तो it is force on 2 due to 1, the force on charge Q2 is due to 1, so it could be written as F21 is equals to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by r square into unit vector. This is the position vector moving from 1 to 2, so it would be 1 to 2 like this, so it is 1 2। okay, you could write it as 1 2, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, लेकिन स्क्वायर है तो सब पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही अगर फर्स्ट पे चार्ज लग रहा है सेकंड की वजह से, तो दिस इज 1 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो इट कुड बी रिटन एज F12 is equals to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon r square into unit vector। अभी यहां से यहां को जा रहा होगा तो it is 2 1, it could be written as 2 1। so these are the two forces acting at two different point charges। अच्छा, हमें बहुत पहले से पता हुआ है कि r12 पोजीशन वेक्टर है। अगर ये r21 हो गया है, दोनों का मैग्नीट्यूडनल वैल्यू इक्वल है लेकिन डायरेक्शन अलग है,
तो इट कुड बी रिटन एज लाइक दिस। तो हम अब क्या करेंगे, R21 की जगह पे माइनस ऑफ R12 लिख सकते हो, तो F12 becomes equals to 1 over 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square into R21 था पहले से, हम इसको हटा के अब यहाँ पे लिख सकते हैं R12 with नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, तो नाउ इट विल बिकम एज F12 is equals to minus of 1 over 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square into यूनिट वेक्टर R12 दिख रहा है। अब ये पूरी वैल्यू जो है, ये जो पूरी वैल्यू है वो इसकी है, दैट इज इक्वल टू F21। तो हमें यहां से क्या समझ में आया, F12 becomes equals to minus of F21। दिस कहने का मतलब है whatever the force Q1 is just creating on whatever the force it is just applying on Q2, the same amount of force Q2 would be applying on Q1, or you can say as it just obeys Newton's third law of motion। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या था, एवरी एक्शन हैव ए इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो बेसिकली इट ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ रिएक्शन। तो दिस इज इट्स वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में आपने इतना लिखा, वहां से हम डिराइव करके यहाँ तक लेके आए, हमें समझ में आया कि ऐसा होता है। अच्छा एक चीज और है, इन दोनों की वैल्यू इक्वल है लेकिन सिर्फ डायरेक्शन ऑपोजिट है। इसका मतलब यह है कि बोथ द फोर्सेस वुड बी एक्टिंग ऑन द सेम लाइन joining the centers of the 2 point charges। तो हमें यहाँ से समझना है कि दिस इज बेसिकली टाइप ऑफ सेंट्रल फोर्स। इसकी वैल्यू ये सेंट्रल फोर्स के दोनों ही फोर्सेस सेंट्रल होंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट सेंट्रल फोर्स होता है कूलम्ब्स लॉ और थर्ड लॉ को फॉलो करता है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वन। जो हमारा ओके दिस सुन ली, तो दिस इज इन द कूलम्ब्स लॉ इन इट्स वेक्टर फॉर्म। इसके बाद में एक छोटी सी चीज और होती है, वो देखिए जरा। हमें कूलम्ब्स लॉ बताया गया है F इज इक्वल्स टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ऐसा हम लोग को ये बताया गया, दिस इज ऑल अबाउट कूलम्ब्स लॉ। अगर हम डिफरेंट मीडियम में पढ़ें, फॉर एग्जांपल अगर हम इसको वैक्यूम में पढ़ें, तो वैक्यूम में इट वुड बी F इज इक्वल्स टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, दिस इन वैक्यूम या किसी मीडियम में। ठीक है, अगर आप इसे आप किसी मीडियम में करोगे तो वैक्यूम की जगह पे मीडियम लिख लो, Fm इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। See, these are the Coulomb's law in vacuum and this is Coulomb's law in any of the medium। अगर हम इन दोनों का रेशियो निकालें, ठीक है, अगर हम इन दोनों का रेशियो निकालें तो इट विल बिकम एज Fv अपॉन Fm इज इक्वल टू 1 over 4 pi epsilon naught 1 over 4 pi epsilon naught into Q1 Q2 by R square upon Q1 Q2 by R square। सी हमने इनका डिस्टेंस चेंज नहीं किया है, हमने इनकी मैग्नीट्यूडनल वैल्यू चेंज नहीं करी है। हमने क्या किया है, बस इन दोनों ही चार्जेस को अलग अलग मीडियम्स में रख लिया। पहले वैक्यूम में रखा था, फिर किसी भी मीडियम में रख लिया। तो हमने क्या देखा, ऑल दिस थिंग्स हैव बीन कैंसल्ड। हमारे पास क्या बचा है, दैट इज Fv अपॉन Fm इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन अपॉन 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट, और इट कुड बी रिटन एज एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन। तो हमें यहाँ से क्या समझ आया कि इट इज जस्ट द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इन द मीडियम टू द इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इन द फ्री स्पेस। इस रेशियो का अपना एक नाम होता है, दैट इज टू बी कॉल्ड एज रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी या रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं इसको। एंड द सेकंड नेम इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को आप लोग K से भी नोट कर सकते हो, either by K और relative permittivity, and it is just equals to the ratio of इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इन मीडियम टू इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। ठीक है, तो बेसिकली डिपेंड करता है डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए, डिफरेंट मीडियम्स के लिए ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग होता है। जैसे वैक्यूम के लिए 1 होता है, और अगर एयर है तो उससे भी अप्रॉक्सीमेटली 1 होता है, वाटर के लिए 80 होता है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट वैल्यू व्हिच जस्ट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ मीडियम इन व्हिच द पॉइंट चार्जेस आर बीइंग केप्ट।
तो बेसिकली ये हमें ये बताता है कि डिफरेंट मीडियम्स पे रखने पर कितना ज़्यादा हमारा जो फोर्स है वो इफेक्टिवली एक चार्ज से दूसरे चार्ज बॉडी पे लगने वाला है। ठीक है, इसके बाद कुछ ये समझ लीजिए कि व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस अबाउट द टाइप ऑफ कुलम्स लॉ कि डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस क्या होते हैं। सी बेसिकली कुलम्स लॉ एक टाइप का एक्सपेरिमेंटल लॉ है। एक्सपेरिमेंटल लॉ मीन्स it is being seen after the observations which were being applied on the point charges। हमें ये देखना पड़ता है कि ये जो कुलम्स लॉ वो स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल है पॉइंट चार्जेस पे। हम पॉइंट चार्जेस के बारे में ही जब भी कभी कुलम्स लॉ लगाया जाएगा तो पॉइंट चार्जेस के बारे में लग रहा होगा। ये ऐसा नहीं है कि आपने कुछ दो चार पूरे मूविंग चार्जेस पे लगा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। कुलम्स लॉ ऑलवेज ओबेस ऑन पॉइंट चार्जेस, ठीक है। एंड इट ओबेस इनवर्स स्क्वायर लॉ क्योंकि 1/r² से के प्रोपोर्शन था। इट इज जस्ट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इट डज नॉट गेट्स अफेक्टेड बाय द थर्ड बॉडी। अगर कोई दो चार्ज बॉडी थे, एक ए पे था एक बी पे था, इस पे Q1 चार्ज है इस पे Q2 चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो इन दोनों का अपना फोर्स होगा, है ना। अगर कोई तीसरा चार्ज यहाँ पे Q3 रखा हुआ है तो उससे इसको कोई लेना देना नहीं है। मतलब Q3 इस पे चार्ज अप्लाई कर रहा होगा तो वो इन दोनों के बीच का फोर्स होगा, अगर Q3 इस पे कोई फोर्स अप्लाई कर रहा होगा तो इन दोनों के बीच का होगा। थर्ड चार्ज बॉडी डजंट प्लेस एनी इफेक्ट एनी रोल ऑन द फोर्स एक्टिंग इन बिटवीन द टू अनदर चार्जेस, तो इसका कोई वहां से इफेक्टिव रोल नहीं होता। कुलम्स लॉ जो है अट्रैक्टिव फोर्स भी बता सकता है, रिपल्सिव फोर्स भी बता सकता है। अट्रैक्टिव कैसे? अगर हो सकता है दोनों पॉइंट चार्जेस एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो तो इट कुड बी अट्रैक्टिव। अगर दोनों ही पॉजिटिव पॉजिटिव हो या दोनों ही नेगेटिव नेगेटिव हो तो इट कुडंट बी अट्रैक्टिव, इट विल बी रिपल्सिव और इट वुड अपोज ईच अदर। ठीक है, जो कुलम्स फोर्स होता है इज बेसिकली कंजर्वेटिव नेचर, इट इज आल्सो कंजर्वेटिव। सो दीज आर द बेसिक पॉइंट्स ऑफ कुलम्स लॉ। तो हम लोगों ने कुलम्स लॉ में देखा कुलम्स लॉ क्या होता है, दैट इज F इज इक्वल टू 1/4πε/Q1 Q2/r²। कुलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? कुलम्स लॉ न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे करता है and it is a type of conservative, it is central force, it obeys inverse square law and these were, and it is only applicable on point charges। ठीक है, ओके। मैं आपको अभी बता रहा था कि मैंने आपको पहले बताया था कि एक दूसरा हमारे पास लॉ हुआ करता था ग्रेविटेशनल लॉ। लेट्स सी व्हाट वाज दैट, वहां से कैसे सिमिलैरिटी डिससिमिलैरिटी है। ग्रेविटेशनल होता है F इज इक्वल टू G m1 m2/r²। ठीक है, और हमारे पास में कुलम्स लॉ है। ये क्या बताता है? F इज इक्वल टू 1/4πε0, या इसको हटा करके यहाँ पे हम लिख देते हैं कांस्टेंट K Q1 Q2/r²। सिमिलैरिटीज देखिए, इट इज जस्ट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस, it is equal to the product of charges. It is also inversely proportional to the square of the distance between them, means it also obeys inverse square law, it also obeys inverse square law। दोनों ही central forces होते हैं, means central forces वो forces होते हैं जो किसी भी दो bodies के centers के बीच में straight line पे लगता है, वो कहीं पे भी लग सकता है उस straight line पे। तो basically both the forces are central, conservative and obeys inverse square law। अच्छा, डिसिमिलैरिटीज भी होती होंगी। जो हमारा ग्रेविटेशनल लॉ था वो बेसिकली मासेस पे डिपेंडेंट था एंड इट वाज टू बी कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ अट्रैक्शन। उसका नाम पूरा ऐसा था, ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो बेसिकली ग्रेविटेशनल लॉ अट्रैक्टिव ही रहता है हमेशा, ये कभी अपोज नहीं करता। अगर अपोज करता तो पता लगा कि दो प्लैनेट आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं तो दो प्लैनेट अपोज भी कर रहे हैं, तो मोशन ऑफ यूनिवर्स ही कुछ और हो जाता। वहाँ पे कुछ प्लैनेट्स कहीं को जा रहे होते, कुछ कहीं को जा रहे होते, वो एक दूसरे की तरफ को आगे बढ़ते रहते। तो बेसिकली ऐसा नहीं है, ग्रेविटेशनल लॉ इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, दैट इज व्हाई द प्लैनेट्स आर ऑलवेज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। अगर कहीं से अपोजिट होता तो सन ने आपको धक्का दे दिया होता हम लोगों को कहीं ना कहीं। कुलम्स लॉ मे बी अट्रैक्टिव और मे बी रिपल्सिव, अपोजिट भी हो सकता है। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि अगर कहीं से चार्जेस अनलाइक है then the forces acting in between them would be attractive, and if the charges are like
तो वो उसे अपोज करेगा। तो अनलाइक चार्जेस की वजह से जो कूलम्ब्स लॉ का फोर्स लग रहा होगा वो अट्रैक्टिव होगा, और लाइक चार्जेस की वजह से जो लग रहा होगा वो रिपल्सिव होगा। तो बेसिकली इन दिस मैनर वी कैन से एज these are having similarities also as well as dissimilarities। ठीक है, इसके आगे का नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करते हैं। एंड प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कुड गेट द notifications about the new videos। Okay, thank you।